मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार बच्चों। आज मैं संसाधन के रूप में लोग अध्याय का तीसरा भाग प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझाऊंगा। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को समझने के लिए इसको जब पढ़ेंगे आप तो तीन बातें मुख्यतया दी गई हैं। क्या जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो तीन बातों पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन निर्भर करती है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है कौशल। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ एंड थर्ड वन इज स्किल। सकल और विलास की कहानी से भी आपको स्पष्ट हो गया। और ये तीनों को प्रदान करने में परिवार की भूमिका कैसी है और समाज की भूमिका कैसी है, इसको आप स्पष्ट रूप से इस अध्याय में सकल और विलास की कहानी सुनने में आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि जो ये शिक्षा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है, वो है क्या वास्तव में शिक्षा? यहाँ हम शिक्षा की बहुत बड़ी व्यापक परिभाषाओं में और शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, इस पर न जाकर के मोटे तौर पर हम देखेंगे कि हम जो यहाँ स्टडी करेंगे एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का मतलब ख़ास करके जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो आपको एक स्कूल में पाठ्यक्रम के द्वारा एक पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ा करके फिर उसका मूल्यांकन करके जो ये प्रक्रिया की जाती है, वो स्कूली शिक्षा में मैं उसकी बात करूँगा, या स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा या विश्वविद्यालयीन शिक्षा, उसकी बात करूँगा मोटे तौर पर। तो यहाँ लिया गया है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे शिक्षा को तो शिक्षा के विषय में दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि किसी देश के एजुकेशन को हम मापें कैसे, कि हमारे देश का एजुकेशन या अमुक देश का एजुकेशन कैसा है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो व्हाट विल यू डू, क्या सबसे बढ़िया तरीका है। अब जैसे किसी आदमी को भाई कि बुखार है, तो बुखार को चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको थर्मामीटर लगाते हैं। तो थर्मामीटर में उसको देखते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो होता है भाई फीवर हाई है, टेम्परेचर थोड़ा उससे डाउन है तो उसी से लगता है फीवर कम है। तो इस तरह से अब शिक्षा को मापना हो किसी देश का तो कैसे मापेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर लिया गया लिटरेसी रेट, एवरेज पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो 100 में कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। जैसे किसी देश की जनसंख्या की लिटरेसी रेट 75 है, 75% है, तो इसका मतलब कि अगर उस देश में 100 लोग रहते हैं तो 75 लोग पढ़े लिखे हैं। और वही हम मोटे तौर पे लिटरेसी रेट कहते हैं। अब आप देखिए कि लिटरेसी रेट, भारत का लिटरेसी रेट ये दर्शाया गया है इस टेबल में। इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो ये 1950 से लेकर के 1911 तक ये भारत की लिटरेसी रेट दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे जो ब्लू कलर है वो व्यक्ति यानी एवरेज लिटरेसी रेट महिला पुरुष का मिला करके, रेड में है पुरुष और ग्रीन में है महिला। तो ये आपका एवरेज लिटरेसी रेट दर्शाया गया है हिंदुस्तान का, भारत का, तीनों अलग अलग कलर में। जब आप ब्लू कलर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर का मतलब हुआ जो ये दंड चित्र है, बार डायग्राम है, ये मल्टीपल बार डायग्राम है। तो अब इसको जब ब्लू कलर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया का लिटरेसी रेट दिखाया गया महिला पुरुष का मिला करके, ये लगभग 18% के आसपास आएगा, ये 18% के आसपास आएगा। और जब रेड कलर को आप देखेंगे, रेड कलर का मतलब हुआ पुरुष, मेन लिटरेसी रेट, तो ये लगभग आपका 25% के आसपास आ जा रहा है। और जब ये फीमेल का, वीमेन का देखेंगे तो ये लगभग आपका 10 से नीचे यानी 9% के आसपास आ जा रहा है, 9% के नीचे आ जा रहा है। ये 9%, ये 9%। तो इस तरह से ये लिटरेसी रेट
1951 का है, यानी आज़ादी के बाद का है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, टेबल में भी डाल सकते हैं लिख करके, एक टेबुलेशन बना के। अब इसके बाद 1961 का निकाल लीजिए, 1971 का निकाल लीजिए, 1981 का इस बार डायग्राम से निकालिए, 91 का निकालिए, 2001 और 2011। इस तरह से लिटरेसी रेट को आप ये टेबल की स्टडी करिए। अब इस लिटरेसी रेट में आप देखेंगे कि भारत की लिटरेसी, इस टेबल को स्टडी करने के बाद आपको निष्कर्ष ये निकलेगा कि भारत की साक्षरता दर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। जहां 18% थी, लगभग वह 74% के आसपास पहुंच गई है। तो इस तरह से आप अब इस दंड चित्र का अध्ययन करने के बाद लिखा है आइए चर्चा करें। इसमें ये भी आप देख सकते हैं जब पढ़ेंगे कि ये एजुकेशन पर जहां पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766 करोड़ रुपए खर्च हुआ। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 51-52 में 64% से बढ़कर के 15-16 में 3% हो गया। इसका मतलब है 64 का मतलब कि जो 100 रुपये का सरकार खर्च करती थी पूरे देश में, उसमें से मात्र 64 पैसा एजुकेशन पर खर्च होता था। लेकिन 15-16 में ये अब सरकार 100 रुपये के खर्चे में 3% की खर्चे कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि एजुकेशन को पहले आज़ादी के समय 91-92 में एजुकेशन को उतना खर्चा नहीं दिया जाता था, एजुकेशन का विस्तार उतना नहीं किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में इतना एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। उसी का कारण है कि आप देखेंगे कि एवरेज लिटरेसी बढ़ती जा रही है। हालांकि मेन और वीमेन के बीच ये गैप बना हुआ है। रेड और ग्रीन के बीच देखिए ये गैप बना हुआ है। आप किसी भी वर्ष का देखें, 51, 61, 71, 81, 91, आपको जो गैप कम दिखाई देगा कि यानी इस लड़कियों की शिक्षा पर भी विस्तार पर भी बल दिया गया, वो आपको 2011 और 2001 और 11 ये 2 वर्षों में थोड़ा सा गैप कम हुआ है, जिससे ये लगा है कि लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दिया गया और उसके पहले बालकों की शिक्षा पर ही, पुरुषों की शिक्षा पर ही ज़्यादा बल दिया गया। इसलिए एवरेज लिटरेसी हमेशा पुरुषों की हाई है, महिलाओं की कम है। लेकिन जिसको कहते हैं 21वीं शताब्दी में, नए मिलेनियम में एजुकेशन को बल दिया गया। इसी कारण से मेन और वीमेन के बीच डिफरेंस कम है और यह हमारी शिक्षा की गुणात्मक सुधार को दर्शाती है। अब आइए चर्चा करें, आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए ध्यान से, क्या है, क्या 1951 में जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? अब आप जब इसको टेबल में डालेंगे, इसका टेबुलेशन करके निकाल करके इसकी माप दंड चित्र के माध्यम से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? अब इसको आपको देना है कि बालकों की साक्षरता दर क्यों अधिक है, पुरुषों की, महिलाओं की कम है। क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज था, लड़कियों को दूसरे के घर की प्रॉपर्टी माना जाता था, लड़कियों के लिए थोड़ी सुरक्षा उतनी प्रदान नहीं थी। गांव में हमारी रूढ़वादी पहले सोच थी कि इनको चूल्हा चौका करना है, ये गृहिणी हैं, तो लड़कियों को अमूमन यही माना जाता था। इस कारण से भी लोग नहीं पढ़ाते थे। बहुत सारे ऐसे, जब आप एनालिसिस करेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ रीजंस व्हाई द women education was not given due importance, due significance, why the government or the society could not provide proper education to the girls. तो गर्ल को जो एजुकेशन होना चाहिए वो जो नहीं दिया गया, you will be able to understand and find out various reasons. There are so many reasons, particularly in Indian rural society, agrarian society. फिर है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों? ये तो हो गया आपका। हाँ, क्यों शिक्षित हैं? ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। मूलतः स्त्री को माना जाता था, लड़कियों को, कि ये भाई देखिए ये घर का कामकाज देखेंगी, अगर ज़्यादा पढ़ लेंगी तो घर में खाना कौन बनाएगा।
मोटे तौर पे किचन का काम, कपड़े धुलने का काम, बच्चों को देखभाल करने का काम, घर गृहस्थी के अंदर का काम, ये बहुत सारे वर्क ये निर्धारित कर दिए कि महिलाओं को करना है, इसलिए इनको एजुकेशन की बाहर जाके कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोटे तौर पर एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। फिर है, आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे, आप कैसे आकलन करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। और 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? 2020 तक आप क्या समझते हैं कि भारत कितने प्रतिशत साक्षर हो जाएगा? ये चर्चा आप कर सकते हैं। ये इस दंडारेख के माध्यम से जो दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप भारत की शिक्षा व्यवस्था में हुए परिवर्तन, सुधार को इसमें पढ़ करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा महत्वपूर्ण है हमारे लिए एक संसाधन बनाने के रूप में। अब है क्रियाकलाप ये दे दिया गया है कि अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासन से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं। ये डिस्कस करें आप। लेकिन कि मेन और वीमेन एजुकेशन, तो पहले आप स्टडी करिए कि क्यों महिलाओं की साक्षरता दर कम थी भारत में, जिसका बात चर्चा भी हमने पूर्व में किया। लेकिन अब कमोबेश आप धीरे धीरे पाएंगे कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फिर बतलाऊंगा। इसमें आपके दिया गया है, ये लाइन आप देखिए, आपके नवोदय विद्यालय के संदर्भ में दी गई है कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगतिशील निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रगतिशील, ये आप देखिए, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों जैसे प्रगतिशील विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल संबंधी व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गईं। तो इस तरह से आप इसको, आपके नवोदय विद्यालय को ही इसीलिए खोला गया 1986 में कि ग्रामीण शिक्षा का सुधार हो, ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। इस कारण से ये नवोदय विद्यालय बनाए गए। तो इस प्रकार से आप एजुकेशन में हुए इम्प्रूवमेंट को आप इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह से एजुकेशन का पार्ट आगे इसमें थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि कितने हमारे यहाँ विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, क्या पोजीशन थी भारत में। ये सारणी आज़ादी के समय से लेकर के, ये आप ध्यान से देखिए कि आज़ादी के समय क्या स्थिति थी और आज 16-17 में क्या स्थिति है। इनका स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितने टीचर उस समय हायर एजुकेशन में कितने टीचर थे, उच्च शिक्षा में कितने टीचर थे और कितने हो गए। जहां 24,000 टीचर पहले थे आज़ादी के समय, 14,70,190 ये केवल हायर एजुकेशन में है। महाविद्यालयों के आइए पहले कॉलम में देखिए, महाविद्यालय जहां 750 महाविद्यालय थे, आज वहीं भारत में 16-17 में 42,000 हो गए हैं। जहां 30 यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के समय केवल 30 यूनिवर्सिटी थी, वो आज बढ़ करके 795 यानी 800 यूनिवर्सिटी हो गई। कितना हो गया? आज़ादी के समय 30 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, और आज लगभग 800। तो कितने हो गए? 20 गुना से भी ज़्यादा। तो 800 की संख्या, अरे अगर वो 900 हो सकता है कि और भी कुछ संस्थाओं को मिला लिया तो 900 पहुँचेगा, जिससे वो लग जाएगा कि 30 गुना वृद्धि हुई। विद्यार्थियों की संख्या जहां 2,63,000 थी, आज 2,94,27,158 करोड़ों में हो गई। विद्यार्थी करोड़ों में विद्यार्थी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन में। अब पहले आप पढ़ेंगे ड्रॉप आउट्स, स्कूल नामांकन जो है कैसे कम हुआ कि इनरोलमेंट के बाद जो है बच्चा स्कूल गया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके वापस चला जाता था। 50% से ज़्यादा बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। तो इस तरह से जो इनरोलमेंट परसेंटेज था, वो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा थे। इसको आप इसकी स्टडी करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसमें दर्शाया गया है कि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को स्कूल चलने के लिए प्रेरित किया गया। और इसमें प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ये
सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि सभी को शिक्षा मिले। ये दोपहर का भोजन, मिड डे मील इसीलिए प्रारंभ किया गया ताकि बच्चों में कुपोषण का शिकार न हो और ड्रॉप आउट्स जो कम हो रहा है, बच्चे भाग जा रहे हैं विद्यालय छोड़ करके, वो बंद हो जाए। इसके लिए ये मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान ये कार्यक्रम चलाया गया। ये प्रश्न आ सकता है, इस पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितना भारत में कितने प्रतिशत बजट पर खर्च होता था, आज कितना खर्च हो रहा है, और 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको इस कंटेंट में मिल जाएंगी और इसको आप शिक्षा को तैयार कर लेंगे। अब अगला स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत का कैसा रहा, इसको हम अगले एपिसोड में आपको बतलाएंगे।